पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्रोस्थोडोंटिस्ट क्या होता है डेंटिस्ट्री में। चाहे वो दांत का बनाना हो, चाहे वो जबड़े को बनाना हो। मान लीजिए किसी की आंख किसी वजह से इन्फेक्ट हो गई हो और वो हटाई गई है, तो नकली आंख बनाना वो भी प्रोस्थोडोंटिस्ट का काम है। मैं अलाइनर्स लगवा रहा हूँ या मैं ब्रेसेस लगवा रहा हूँ, पहली बात तो वो दिखेगा खराब। दूसरी चीज, इतना टाइम टेकिंग होगा तो लोग इसलिए भी नहीं कराते कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैंने ब्रेसेस लगाए हैं या फिर अलाइनर्स यूज कर रहा हूँ। ओरल कैंसर के रीजंस क्या क्या होते हैं, स्टडी पढ़ रहा था कि टोबैको का जो खाते भी है एक साइड रख लेते हैं। डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि एक साइड मत रखो उसको, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे टोबैको तो बदलते रहो अपनी स्पेसिंग। अगर कोई टोबैको च्यूअर है तो किसी भी सूरत में आपको ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप यहाँ रख रहे हो तो यहाँ रख लो तो टोबैको नहीं, कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में इस समय बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है। टूथपेस्ट के नाम से एक तो इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कोलगेट आता है। मैं कहूंगा एज अ डेंटिस्ट बहुत टफ सवाल है कि कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट है। बैड ब्रेथ के रीजंस क्या है? देखिए, बैड ब्रेथ की आप बात कर रहे हो तो बैड ब्रेथ सबसे पहले तो टंग क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट। टंग जो है वो बैक्टीरिया को बहुत हार्बर करती है। नहीं तो दातुन अभी भी लोग यूज करते हैं। मैंने बोला ना, इट्स एन हर्बल ऑप्शन। कैसे चूज करें एक अच्छे डेंटिस्ट को? पूरे पॉडकास्ट में से अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आदमी को आप कहना चाहें कि वो अपने साथ रख सकता है दिमाग में, ऐसा क्या होगा कि जिससे उसके दांत अच्छे रहे? बहुत ही बेसिक चीज है। क्या आप जानते हैं अगर आपकी डेंटल हेल्थ खराब है तो आपको इससे हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं? क्या आपको ये पता है कि एक फीमेल अगर उनकी डेंटल हेल्थ खराब है तो उनको प्री मैच्योर बेबीज हो सकते हैं? हमारी दांतों के हेल्थ से हमारी ओवरऑल हेल्थ जुड़ी हुई है। हमारे गट इश्यूज, हमारे सारी चीजें, सब कुछ हमारे डेंटल से जुड़ा हुआ है। ब्रश करने का तरीका 99% लोग गलत यूज करते हैं। टूथपेस्ट में नमक होता है तो उसका क्या प्रॉब्लम्स है, इन सब पे हमने बात की है अपने नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर लव भाटिया से, जो कि एक सीनियर डेंटल सर्जन है और प्रोस्थोडोंटिस्ट। उनका काम, जैसे आपके किसी का कान कट गया है, किसी का दांत हट गया है, किसी के मसूड़े नहीं है, तो उन सबको रिपेयर करके आपको एक न्यू लाइफ देने का है। इनसे हमने सारे डेंटल इश्यूज पे बात की है। डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, टंग क्लीन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ओरल कैंसर किन चीजों से हो सकता है और इन सबसे कैसे बचा जाए। इस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा और किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर शेयर करिएगा जिसको इसकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, इस पे लोगों को बताना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्रोस्थोडोंटिस्ट क्या होता है डेंटिस्ट्री में। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और पॉडकास्ट में। डेंटिस्ट अगर मैं बात करूँ तो एक जनरल टर्म है, मुंह का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, जो सब जानते हैं। पर अगर डेंटिस्ट्री में मैं बात करूँ तो डेंटिस्ट्री में भी 9 ब्रांचेस हैं, अलग अलग। जैसे रेडियोलॉजी अलग है और उसी के साथ इंक्लूसिव है आपकी ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जिसमें हम जितने भी कैंसर लीजन्स होते हैं या अगर कोई भी पेशेंट आता है देखता है तो उससे रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उसका एक्सरे होना, उसकी बात चीज़ उस पर डिस्कशन होना, वो सारा ओरल मेडिसिन में आता है। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोस्थोडोंटिस्ट, जो आपने मुझसे पूछा, चेहरे से रिलेटेड जितना भी रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो बहुत ही शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो जिसको प्रत्यारोपण कहते हैं। अच्छा। चाहे वो दांत का बनाना हो, चाहे वो जबड़े को बनाना हो, सर्जरी के बाद जबड़े का कट जाना, सर्जरी के बाद जबड़े को हटा देना या एक्सीडेंट की वजह से जबड़ा हटा देना, चाहे वो मैक्सिला हो, चाहे वो मैंडिबल हो, मैक्सिला कहें तो ऊपर का या नीचे का मैंडिबल होता है, उसका रिहैबिलिटेशन। मान लीजिए किसी की आंख किसी वजह से इन्फेक्ट हो गई हो और वो हटाई गई है, तो नकली आंख बनाना वो भी प्रोस्थोडोंटिस्ट का काम है। अच्छा, मान लीजिए, करते हो? हाँ जी, अगर किसी के कंजेनाइटली कहना या ये कह लीजिए कि बचपन से ही कान नहीं है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनका कान नहीं होता, नाक नहीं होती, आंख नहीं होता, उसका भी रिहैबिलिटेशन प्रोस्थो की स्पेशलिटी में आता है। यहाँ से भी जो कटा हुआ रहता है, हाँ जी, उसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। जो यहाँ से कटा होता है वो बेसिकली क्लेफ्ट लिप होता है, बचपन में हो जाता है, जो पैदा होते ही जिन बच्चों को वैसा फेस होता है। या तालू कटा हुआ है जिससे नाक और मुंह की कनेक्शन होता है, पानी पीते तो नाक में पानी आने लगता है, उसका रिहैबिलिटेशन भी जो है वो प्रोस्थो की स्पेशलिटी में ही आता है। हाँ, ये वाला जो वर्क है बेसिकली क्लेफ्ट लिप या पैलेट का रिहैबिलिटेशन, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिटीज़ को मिला के करते हैं। दूसरा अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आता है एक ओरल सर्जरी। वो बेसिकली सारा सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी की अक्कलदाढ़ जो आप लोग कहते हैं, टेढ़ा है, विजडम टूथ हो गया। और अगर आपकी बात करें तो मान लीजिए मुंह में कोई कैंसर है तो उसका रिसेक्शन है, तो
वो ओरल सर्जरी में आता है। ऐसे ही जो बच्चों के दांत के डॉक्टर होते हैं वो पीडोडोंटिस्ट कहते हैं। किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है, सीधा होना है, तो वो बेसिकली आपका ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिटी में आता है। आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों में ब्रेसेस लगे रहते हैं, या आजकल बड़े लोग जो है अलाइनर लगवाते हैं दांत को सीधा कराने के लिए, स्माइल करेक्शन कराने के लिए, ठीक। और अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं तो एक ओरल पैथोलॉजी होता है, जैसे जनरल पैथोलॉजी होता है वैसे ही सेम ओरल पैथोलॉजी होता है। वो सारे ओरल लीजन्स की स्टडी करते हैं। मान लीजिए सर्जन ने रिसेक्ट कर दिया दांत, मतलब वहाँ पे कैंसर लीजन है, उसको काट दिया, तो वो कैंसर कितना डेंजरस है, वो फैलने वाला कैंसर है या वही बेनाइन कैंसर है, तो उसके लिए ओरल पैथोलॉजी विभाग है। जैसे अब एक और स्पेशलिटी है पेरियोडोंटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें दांतों में अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं या गम स्वेलिंग है या गम सर्जरीज हैं तो वो पेरियो की सर्जरीज में आता है। और एक बहुत कॉमन स्पेशलिटी है जो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री जिसको बोलते हैं। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन होता है वैसे ही कम्युनिटी डेंटिस्ट्री होता है, जो आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, लोगों को एडवाइस करना कि पब्लिक में जा करके कि भाई क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका, और लोगों को अवेयर कराना डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर हम एज अ प्रोस्टोडोंटिस्ट बात करें तो प्रोस्टोडोंटिस्ट जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण डेंटिस्ट्री है, या ये कह लीजिए ब्रेड एंड बटर है। और वैसे ही एक दूसरी ब्रेड एंड बटर ब्रांच है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री या एंडोडोंटिक्स। जैसे कि दांत में दर्द है, कभी आपको दांत में दर्द हो तो आप सबसे पहले कहोगे कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो जब आप डेंटल सर्जन के पास जाएंगे तो वो रूट कैनाल आपको सजेस्ट करता है। तो उसके लिए एक अलग ब्रांच। बट हाँ, एज अ जनरल डेंटिस्ट अगर कोई ग्रेजुएट डेंटिस्ट है तो वो सब कुछ करता है, बट उसकी एक लिमिटेशन है। तो अब इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि दांतों का या पूरे चेहरे का प्लास्टिक सर्जन ऑफ द डेंटिस्ट इंडस्ट्री कहा जा सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, वो अलग स्पेशलिटी मतलब है। किसी चीज को कोई खराब हो गया उसको ठीक करना, उसको ठीक करना, जो विजिबली ठीक लगे, एस्थेटिकली ठीक लगे, है ना। बिल्कुल। आप तो जैसे किसी पार्टीज में जाते होंगे या कहीं पे, तो आपको तो हर आदमी का आप दांत ही जज करते होंगे कि इसके दांत कैसे हैं। अब कह सकते हैं हम जब से पहले किसी से भी मिलते हैं तो हमें तो उसकी स्माइल ही दिखती है। एज अ डेंटिस्ट हो, चाहे ये मेरी बात नहीं, आप किसी भी डेंटिस्ट से पूछोगे, अगर आप कोई भी डेंटिस्ट होगा वो किसी से भी बात करेगा सबसे पहले वो किसी के दांत देखता है। जैसे मैं जब एंटर किया तो मैंने आपके देखे आपके दांत में एक स्पेस है, नीचे में राइट साइड में आपके स्पेस है, थोड़े से आपके ऊपर के दांत टेढ़े। अब वो एक हैबिट हो जाती है, हम इतने दांत देख लेते हैं कि हमको और कुछ समझ में आता नहीं है। हमारी आंखों में सिर्फ पहले दिखता है पेशेंट की स्माइल या कोई भी बंदे की स्माइल। ऐसे जैसे मेरे ही दांत ले लिए जाए तो उसको ट्रीट करने की क्या जरूरत भी है, और अगर करना है तो क्यों करना है, प्लस क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, अब आपने जो ये सवाल पूछा है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे आपका प्रोफेशन, आप पॉडकास्ट कर रहे हो या आप कैमरा फेस करते हो, तो जो लोग कैमरा फेस करते हैं उनकी एक बहुत ही सबसे एक्सट्रीम डिमांड होती है कि उनकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी स्माइल में कुछ उन्नीस है या मेरी स्माइल थोड़ी कमज़ोर है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए जो ये स्पेसिंग है उसका क्लोजर के लिए। और वही अगर मैं बात करूँ, आप शाहरुख खान को देखिए, उनके दांत टेढ़े मेढ़े भी हैं, उनके दांत स्मोकिंग की वजह से थोड़े डार्क भी हैं, बट उनको फर्क नहीं पड़ता है। और वही अगर आप एक किसी भी फीमेल हीरोइन को या अगर आप किसी हीरो को देखें, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दांत बहुत सुंदर हैं। तो सबका अपना अपना परसेप्शन है, सबका अपना अपना चॉइस है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको टेढ़े मेढ़े दांत से फर्क नहीं पड़ता है, उनको लगता है ये उनका लकी चार्म है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक कैनाइन बाहर की तरफ निकला होता है, तो वो उनको लगता है कि नहीं उनका लकी चार्म है। बट अगर वो मेरे से बात करेंगे तो मैं तो एक फंक्शनल सेगमेंट भी देखूंगा भाई, मैं एस्थेटिक के साथ साथ फंक्शन भी देखूंगा कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली उनको उसमें कुछ सुपरस्टिशन भी लोगों ने जोड़ रखा है ना, जिनके बीच के दांत में गैप होता है उनको ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब ये तो कहने की बातें हैं, इसलिए लोग भी ठीक नहीं कराते हैं ना, कहने की बातें हैं, ऐसा कर कुछ है। अच्छा, लोगों के दिमाग में ना एक डर भी रहता है कि पहली बात तो डेंटिस्ट और पेन गोज हैंड इन हैंड। आदमी कहता है कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे यार, दर्द हो रहा है। मतलब डेंटिस्ट से डरता बहुत है आदमी, लेकिन जाना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एसोसिएट क्यों हो रहा है, पेन और डेंटिस्ट इतने क्यों साथ साथ चलते हैं? जी देखो, डेंटिस्ट से डरते नहीं है लोग अपने कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस से डरते हैं, जो उन्होंने कभी बचपन में, जैसे देखिए जितने छोटे बच्चे होते हैं वो जब भी किसी डेंटल सर्जन के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि सुई लगेगी, ठीक है ना। और अगर दांत का दर्द है तो डेफिनेट सी बात है एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट के लिए देना ही देना है 90% ऑफ द केसेस में। तो वो या तो उनको एक बचपन का फियर है, दूसरी चीज है कि अगर उनके घर में उन्होंने किसी का ट्रीटमेंट होते हुए देखा है, तीसरी चीज फियर डेंटिस्ट का नहीं होता, फियर उस डेंटल चेयर का होता है। वो जब आप चेयर पे बैठते हो ना तो थोड़ा सा तो अपने आप में फेयर आता है। हम एज अ डेंटिस्ट जब आप उस चेयर पे बैठते हैं एज अ ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम ही फेयर कर जाते हैं। कितने इंजेक्शंस लगाते हैं हम लोग डेली बेसिस पे,
मंथली बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन है, बट वही अगर सेम चीज़ अपने ऊपर होती है सही बात है। तो डेफिनेट सी बात है, थोड़ा डर तो लगना ज़रूरी है, होना भी चाहिए। नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और लोगों के दिमाग में होती है कि अगर मैं अलाइनर्स लगवा रहा हूँ हाँ जी, या मैं अपने ब्रेसेस लगवा रहा हूँ, हाँ जी, पहली बात तो वो दिखेगा खराब, दूसरी चीज़ इतना टाइम टेकिंग होगा, तो लोग इसलिए भी नहीं कराते कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैंने ब्रेसेस लगाए हैं या फिर अलाइनर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन और ये मिथ आदमी के दिमाग में क्यों है? नहीं देखिए, ब्रेसेस और अलाइनर्स दोनों का काम एक ही है। एंड ऑफ द डे वो करेक्शन आपकी स्माइल का ही कर रहे हैं, वो आपके टेढ़े मेढ़े दांत को ही सही कर रहे हैं या जो दांतों में स्पेसिंग है उसको करेक्ट कर रहे हैं। पर अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो अब आजकल ब्रेसेस भी दांत के रंग के होते हैं, सिरामिक ब्रेसेस आते हैं, ठीक है, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट इन शेड टू योर नेचुरल टूथ, ठीक, तो वो भी लगवा सकते हैं जिनको ये है कि नहीं लोग मुझे जज करेंगे। डेफिनेटली पास से कोई भी देखेगा तो ब्रेसेस चाहे वो मेटल के लगें चाहे वो सेरामिक के लगें दिखेंगे, बट अगर हम थोड़ा डिस्टेंस से बात करेंगे या अगर हम फोटोग्राफी करवा रहे हैं, जैसे होता क्या है कि जनरली लोग कब कराते हैं, जब उनके घर में किसी की शादी होती है या उनकी खुद की शादी है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा रहे कि हमारी एटलीस्ट फोटोग्राफ ना खराब लगे। जनरली जब हर कोई ब्रेसेस जो लगवाता है उसका पहला कंसेप्शन यही है, पहला क्वेश्चन यही है कि इतना लंबे समय तक लगेगा, 12 महीने तक लगेगा, बीच में कोई शादी आएगी, कुछ आएगा, तो फिर उनको सिरेमिक ब्रेसेस सजेस्ट किए जाते हैं। और जो वो सिरेमिक ब्रेसेस कराते हैं तो दूर से कैमरा में उतना नहीं पता चलते। बट वही अगर अलाइनर की बात करें तो दे आर दी मोस्ट एडवांस एंड उनका रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है, हमको डे 1 पे पता है कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, हम आपको जो भी पेशेंट जैसे क्लिनिक पे आता है, अगर उसको टेढ़े मेढ़े दांत है या स्पेसिंग है, तो वो जब भी अलाइनर पे डिस्कशन होता है तो वो खुद ही अपने आप में इतने हैप्पी होते हैं कि हाँ उनका स्कैन हुआ, क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल बेस्ड है। तो जब उनका स्कैन होता है तो वही ऑर्थो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसी से आपको हम दिखा देते हैं डे 1 पे कि दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजल्ट। ओके, अच्छा, तो इसीलिए अलाइनर जो है वो ज़्यादा सजेस्ट, लोग एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पहले ये था कि मोनोपोली थी ब्रांड्स की, एक दो ब्रांड थे उनकी मोनोपोली थी, पर अब देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ ब्रांड्स। बट हाँ ये है कि अब आपने एड्स भी देखे होंगे, आपने देखा होगा जैसे विराट कोहली की ब्रांड है टूथसी करके, आपने देखा होगा। अब वो उसको तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, तो बहुत मतलब अब तो एडवर्टाइजमेंट भी कम हो गया ना। हाँ, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि भाई डायरेक्ट आप कैसे स्कैन करोगे, क्या नहीं करोगे। तो एक डेंटिस्ट का, एक ऑर्थोडोंटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ओके, ठीक है ना, वही तो एक इंटरफेस है जो आपको एक्चुअली, देखिए एआई पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, एक फिजिकल इंटरफेस भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो अगर जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो स्पेशलिटी में माहिर है अपने आप में, तो उसको पता है कि हाँ कहाँ एआई गलत करेगा, तो जहाँ एआई गलत करता है वहाँ पर वो ऑर्थोडोंटिस्ट अपना अच्छा, काम करता मुझे है। ना आप ऐसे कुछ 3 या 4 पॉइंट्स बताइए कि मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मुझे एक डेंटिस्ट को टाइम टू टाइम कंसल्ट क्यों करते रहना चाहिए? ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, बट इंडिया में ये अब आ गया है, क्योंकि अब अर्बन लोगों में तो आ गया है, बट अगर यही आप सेमी अर्बन या रूरल में बात करेंगे तो स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग दिस। बट वन शुड विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट आफ्टर 8 to 10 months। देखिए आपके दांत में कैविटी है, पर हो सकता है आपको वो ना दिखे। अच्छा, पहली चीज़, अगर आपके दांत में कैविटी है, आपको दर्द नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो कैविटी समय के साथ बढ़ेगी, और जब वो समय के साथ बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे रूट कैनाल में कन्वर्ट होगी, पेन होगा तो रूट कैनाल में कन्वर्ट होगी, ठीक। या सेंसिटिविटी है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, कई लोग होते हैं जिनको सेंसिटिविटी होती है, दर्द होती है, वो घर में लौंग का तेल लगा लेते हैं या लौंग रख लेते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। अच्छा, ठीक, तो जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो खाली आपके टीथ क्लीनिंग नहीं एडवाइस करता 6 से 8 महीने बाद या 10 महीने बाद, वो आपको बता देता है कि आपको क्या इश्यूज आने वाले हैं या क्या डेवलप हो रहे हैं, वो जो आपको दिख नहीं रहे अपनी आंखों से। ओके, आप मिरर के सामने एक बार मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे, हो सकता है जो सामने सामने चीज़ें हैं वो आपको दिख जाएं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेंटिस्ट खुद देखता है अपने मिरर से, अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो वो सारी चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी? वो जब आप विजिट करोगे किसी को तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे दांतों में क्या इशू आने वाला है या मुझे क्या इशू डेवलप हो रहा है। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। ओरल केयर और ओवरऑल केयर ये कैसे इतने पैरेलल चलते हैं? देखिए, क्योंकि जब जितना मैंने आपसे बात करके भी और वैसे भी मैंने देखा है कि दांतों की वजह से हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं,
बिल्कुल, दांतों की वजह से गट इश्यूज भी हो सकता है, डेफिनेट सी बात दांतों की वजह से आंखों में भी इशू हो सकता है और हेयरिंग में भी इशू हो सकता है, और उसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि लोगों को नहीं पता है बहुत ज़्यादा, जिसको आदमी इग्नोर करता है, पेन किलर्स खा लेता है या कुछ कर लेता है। तो ये कितना हैंड इन हैंड जाता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें किन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपने कहा कि डेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ, डेफिनेटली दे गो हैंड इन हैंड। हम लोग जब पढ़ते थे तो सबसे पहला सवाल यही होता था, या टीचर हमको यही सिखाता था कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी। भाई यहाँ से सब शुरुआत है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एनीथिंग इन योर ओरल कैविटी, आपने एक बाइट भी कोई चीज़ खाई तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं डाइजेशन पेट में होता है, ऐसा नहीं है। हमारे मुंह में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, 32 बार चबाने वाला कॉन्सेप्ट। वो तो खैर च्यूइंग है। उसमें क्या है कि आपका फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। पेट में तो ब्रेक डाउन ही होगा हाँ ना, जी, जितना काम पेट बट को करना है उसका हम कर देते हैं। हाँ, पहले तो वो दांत ने कर दिया और फिर वो जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स हैं जो कि उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसका ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक, उसके बाद जब आपके फूड पेट में जाता है तो लोड स्टमक पे थोड़ा कम पड़ता है, फिर वही आगे पास होता है, इंटेस्टाइन में जाता है तो वो और लोड कम पड़ता है इंटेस्टाइन पे। तो ये एक चैनल है। ठीक है, तो अगर आप कोई बहुत शुगरी फूड खाते हो, जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत शुगरी फूड खाते हैं, तो जो लोग शुगरी फूड ज़्यादा खाते हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि भाई पहले जब भी आप ज़्यादा शुगरी फूड खाओ तो फिर आप ओरल वॉश जरूर करो, क्योंकि आप कुछ भी खाओगे तो वो कहीं ना कहीं दांत पे स्टिक कर जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। भाई एक बार सुबह दिन में एक ही बार करना चाहिए, एक बार सुबह करिए, एक बार रात में एक बार रात में करिए। करना चाहिए। आपकी बात मानते हैं। ठीक है, आपने एक बार मॉर्निंग में किया। अब दूसरी बात जो आपने हमसे कही कि हार्ट इश्यूज होते हैं, डेफिनेट सी बात है, हमारे ओरल कैविटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं जो अगर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारे हार्ट के जो वैल्व्स हैं उस पर वेजिटेशन कॉज करते हैं। वेजिटेशन का मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी बना लेते हैं। अच्छा, तो वो वैल्व को इफेक्ट करते हैं। पहली चीज़। अगर बात करें आपके गम्स की, तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको दिखेंगे जिनको डायबिटीज़ है, तो आपके गम्स स्वेल हो जाते हैं, स्वलन गम्स मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक कोरिलेशन है। अगर हम बात करें, आपके बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, या कैल्शियम डेफिशिएंट है या विटामिन डेफिशिएंट है, तो उनके भी टीथ पे इफेक्ट आता है। अगर आपके टीथ अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, या अगर आपको ब्रक्सिज्म जो दांत कटकटाना जिसको कहते हैं, अगर वो इशू है तो आपको जॉ में पेन होने लगेगा, आपके जॉइंट में यहाँ पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपने कहा कि सर में दर्द होना या गर्दन में दर्द होना वो है। हाँ, आँखों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि हाँ दांत निकलने से आँख खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। अच्छा। ये बहुत ही बड़ा मिथ है इंडिया में कि मैंने दांत निकलवा दिया तो मेरी आँख खराब हो जाएगी। नहीं, बहुत लोग इसलिए भी नहीं निकलवाते। हाँ। अच्छा, गाँव में एक कॉन्सेप्ट और है कि दांत अपने आप निकल गया तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पहले की कितने कैविटीज, कितने ओरल चीजें उनके में खराब हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो दांत निकल गया बाहर। इसके लिए मैं आपको देखो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था। मैं हॉस्पिटल जाता था, वहाँ पे मैंने एक पेशेंट देखा। वो आए तो उन्होंने गांव में कहीं दांत निकलवा लिया था। आप ये मान लो कि आपके अराउंड, अगर मैं टूथ नंबर की बात करूँ तो हम लोग 1 to 8 कैलकुलेट करते हैं। द सेंट्रल इंसाइजर इज आवर टूथ नंबर 1 एंड देन इट गोज टू 1 2 3 4 5 6 7 8। द सेम goes in this side, same goes in this side and same goes in this side. ये है भी इसमें ऐसे। हाँ, आप ये देख सकते हैं। This is a 1 number, 2 number, 3 number. Okay. And then this is 4 5 6 7. हाँ. It is not in this model. हाँ. तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे दांत निकलवा लिए थे। नीचे के? ऊपर के। अच्छा, ये वाला देखिए। ये कह लीजिए आप। इधर के उसने सारे टीथ एक्सट्रैक्ट करवा लिए। ठीक है। अब ऐसा उसका कहना था कि उसने निकलवाए हैं, बट जो उसको देख के लग रहा था कि उसने कुछ खुद से ही जो हिल रहे होंगे और उसने अपना हटा लिया। और ये वाला दांत शायद उसने जाके निकलवाया होगा, तो वो गांव में कहीं निकलवाया होगा। तो अब क्योंकि उसने उस पैथोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं किया जहाँ भी उसने दांत निकलवाया, या जो अपने आप गिर गए, ठीक, तो वो एरिया पूरा इन्फेक्टेड था। ओके। और करीब करीब 1 हफ्ते के अंदर वो इन्फेक्शन पूरे तालू में कवर हो गया था। अच्छा। और वो आया हॉस्पिटल में। तो जब वो हॉस्पिटल में आया तो मुझे देख के थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ये कोई ट्यूमर ग्रोथ तो नहीं है, जो वो देख के लग रही थी। जिस तरीके से वो पूरा फूला हुआ था और
जो वाइट पैच मुझे दिख रहा था, एंड ही वॉज अ टोबैको ईटर। ओके। तो फिर मैंने उनको बहुत कंसोल किया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, एंड मैंने एक सेगमेंट लिया उसका, लैब में भेजा, एंड डेफिनेटली उसमें कैंसरस ग्रोथ थी, बेनाइन ट्यूमर था वो। तो फिर वहाँ पे ऑन्को डिपार्टमेंट था हॉस्पिटल में, मैंने उनसे संपर्क किया, ओरल सर्जन थे, मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि ये मैक्सिला पूरा अब निकलेगा। तो दांत के इश्यू को इग्नोर करना, इट इट कैन टैक्स योर मैक्सिला और द मैंडिबल। तो अगर आप चीज को इग्नोर करोगे, डेंटिस्ट्री की सर सिंपल सी बात है कि आप जितना जल्दी इलाज कराओगे उतना कम दर्द होगा और उतना कम खर्चा होगा, और जितना आप इग्नोर करते चले जाओगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उतनी दिक्कतें ट्रीटमेंट कराने में होंगी और उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आदमी को क्या प्रिकॉशंस ले, मतलब सबसे पहले तो आप मुझे बता दो कि सबसे बेस्ट ब्रशिंग टेक्निक क्या है। ओके, बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक की। देखिए, ब्रशिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपके व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ये ब्रश है और हमारे जो जबड़ा है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे, इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है, सिंपल। हम अपने ब्रश को लेंगे, इस टेक्निक को बेसिकली कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। मैं भी ले लेता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, आप ये ले लीजिए, ये एक है टूथब्रश टिक। कुछ नहीं करना है, ब्रश को, ये आपका ऊपर का है, आपको ब्रश लेना है, यू कीप इट एट अ 45 डिग्री एंगल। अच्छा, ऐसे। अब मुंह के अंदर चला गया, आप कहेंगे भाई मैं 45 कहाँ मुझे समझ में आएगा। आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, टिल्ट कर लीजिए। ठीक है। पहले लास्ट के 3 दांत लीजिए और एक बार ऊपर से नीचे चलाइए, जैसे ही। अब वो तो आपने उसके लिए, हाँ ठीक है, इस वाले पे मैं बताता हूँ, ये वाला नहीं ठीक है, वो तो उसके लिए है। हाँ ठीक है, ये ऊपर का है। आप एक बार इस पे ऐसे चलाइए, फिर पीछे से एक दांत छोड़ दीजिए, उसके बाद एक बार ऐसे चलाइए, फिर पीछे से एक दांत छोड़ दीजिए। तो हर बार 3 दांत कवर कर देगा। आपका कोई भी ब्रश हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसका हेड कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मिनिमम 3 टीथ तो इसमें कवर कर ही लेगा। तो जब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे करना है, पीछे से चल के आगे आ जाएंगे, और जब नीचे की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर करना है। ठीक, अब आप कहोगे भाई ये तो बाहर की बात हो गई, अंदर का क्या करना है? सेम चीज आपको अंदर करनी है, इस तरह से। अब आगे की बात है तो वर्टिकल कर लेना है, और सेम जब आप नीचे का करें तो आपको इस तरह से करना है। ओके। और खाली दांत ही नहीं साफ करना है, आपको जबान को भी साफ रखना है। ये नहीं कि मैंने वहां पर मेरे दांत साफ हो गए तो मेरा काम हो गया ना। अच्छा, आपने टीथ क्लीन कर लिए, अब भी आपको लग रहा है कि मुझे दांतों में कुछ फंसा हुआ है, तो आपके लिए ये इंटरडेंटल ब्रश होता है, आप इसको यूज करें। लोग क्या करते हैं, दांतों वो टूथपिक यूज कर लेते हैं। टूथपिक नहीं यूज करना चाहिए। टूथपिक क्या है, वो एक शार्प ऑब्जेक्ट है, और जब भी आप शार्प ऑब्जेक्ट दांत के बीच में डालते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप चोट पहुंचाते हो। तो इंटरडेंटल ब्रश भी सेम टूथपिक की तरह होता है, पर उसका काम होता है कि आपके दांतों के बीच में अगर कुछ खाना फंस गया है तो उसको आप क्लीन करें। ओके। तो ये आपका कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपकी कुछ इस तरीके की कंडीशन है, आपको लग रहा है कि मेरा एक दांत नीचे की तरफ आ रहा है, आपको दांत में गैप दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये ब्रश ऐसे लेके जाना और निकाल देना। ओके, मतलब जैसा कि जो खाना खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं वो सब इससे बाहर आ जाएंगे। और देखिए, अब आपने जो अभी थोड़ी देर पहले इसको तो खाना खाने के 5-10 मिनट बाद भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप खाना खाने के बाद लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह में पानी डाला, थूक के चले आए ना। आप हैंड वॉश करिए, नॉर्मल वाटर ही मुंह में लीजिए, बट एटलीस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट रूल तो आप लाइफ में बना लीजिए। ब्रशिंग करनी है तो 2 मिनट, माउथ में रिंस करना है तो भी 2 मिनट, कम से कम पानी आप सिंपली उसको लेके थोड़ा जोर जोर से 2 मिनट तक। ओके। सब कहते हैं 2 मिनट, हम 2 मिनट करते हैं, हर आदमी यही आपसे कहेगा। आप किसी से भी मिलो, कुल्ला कितनी देर पर, तो आप आज से घर जाओ तो हर कोई यही कहेगा हमें 2 मिनट करता हूँ। पर 2 मिनट करके देखिए, 120 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, आपका फेस थक जाएगा बिल्कुल करने में। नहीं, मैंने ट्राई किया, पहले मैं योगा करता था तो उसमें ऑयल पुलिंग मेथड होता है। बिल्कुल। तो उसमें आप कोई भी एक ऑयल लेके अपने मुंह में उसको कम से कम 2 मिनट तक चलाओ, तो आपके गर्दन से लेके यहाँ तक का जितना भी गंदगी होगी वो सब उसमें आ जाएगी। डेफिनेट सी बात है। फिर आप उसको स्पिट आउट कर दो, फिर आप नॉर्मल कुल्ला करें, क्योंकि फिर वो ऑयल का इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो कितनी कैविटी वगैरह सब खींच लेता है वो। बिल्कुल। तो 2 मिनट में इतना जो दर्द करता है आदमी का ना, वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, 2 मिनट तक करना तो सेम वही एक कॉन्सेप्ट है कि 2 मिनट्स हर कोई करना चाहता ही नहीं। सबको लगता है मैंने 2 मिनट कर लिया, पर घड़ी देख के कोई 2 मिनट करे तो अपने आप कहेगा कि 2 मिनट ब्रश नहीं करते लोग, वो कहते हैं हमने 2 मिनट कर लिया। 2 मिनट करके तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि 2 मिनट कितना बड़ा लगने लगेगा आपको। अच्छा, एक चीज और लोग करते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ब्रशिंग टेक्निक लोग यूज क्या करते हैं,
ये लिया ब्रश, हाँ ये अच्छा, इसके मैं साइड ठीक इफेक्ट है। आपको मैं बताता हूँ। मैं बता देता हूँ हाँ। पहले। दूसरा जो और अच्छा आदमी समझता है, गोल गोल, गोल गोल घुमाना, बिल्कुल। है ना। उसके बाद अंदर का ये बस हो गया। हाँ ये इसमें गलत क्या है और ये क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपने दिखाया, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आप हार्ड ब्रश यूज करते हो तब तो हॉरिजॉन्टल और नुकसानदायक है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने से क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े के और दांत के बीच का जो जंक्शन है, जो वो पर्टिकुलर जगह है, ये वाली, अगर आप ये जगह देखें तो समय के साथ यहाँ पे आप देखेंगे दांत कट जाते हैं। ठीक है ना। मैं भी अपना चेक कर रहा हूँ। आप आराम से मिरर में चेक करिए, तो दांत ये जगह से धीरे 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 कटने लगता है, क्योंकि वो फोर्स लग रही है। अब लोग ब्रश यूज करते हैं एकदम, सब सोचते हैं ज्यादा ताकत लगाएंगे तो बढ़िया से साफ होगा, ऐसा और नहीं। जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा साफ होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। आप पहले तो आप अपने टीथ की कंडीशन को डेंटल से चेक कराइए, एक डेंटिस्ट से, कि क्या आपको हार्ड की रिक्वायरमेंट है या क्या आपको सॉफ्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए आप बचपन में ऐसी बेल्ट पे रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी में फ्लोराइड रहा है, या ऐसी बेल्ट पे रहे हैं जहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर होगा बहुत ज़्यादा, जैसे आगरा बेल्ट हो गई, आपकी इटावा दिल्ली बेल्ट वगैरह हो गया। हाँ जी, तो वहाँ पे ग्रोथ में क्या होता है कि समय के साथ इनामल जो है वो इरोड करने लगता है, और इनामल हार्डेस्ट होता है। उसके बाद दांत में डेंटिन की लेयर है वो सॉफ्ट होती है। अब अगर आप हार्ड ब्रश यूज करोगे तो आप अपने दांत को साफ नहीं कर रहे हो, साफ कर दे रहे हो पूरी तरीके से। समझे आप मेरी बात? साफ नहीं कर रहे हो, आप दांत ही साफ कर दे रहे हो पूरा, दांत घिस जाएंगे। ओके। तो आप वहां पर आपको मीडियम या सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। या मान लीजिए आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है, अब लोग क्या करते हैं, गम में ब्लीडिंग हो रही है तो गम पे भी मसाज कर देते हैं। तो जितना आप सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। पर अगर आपके दांत में खाने की वजह से स्टेन्स आ रहे हैं और आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर अ हार्डर ब्रश, दैट्स नॉट एन इशू। अब आपने बात कही गोल गोल घुमाना या ये इस तरह का मूवमेंट करना, इन दोनों में गोल मूवमेंट फिर भी बेटर है, ओके, स्टिल बेटर। बट एक्चुअल तरीका तो ये कहता है कि 3 टीथ लेके आप क्लीन करिए, ठीक है। अच्छा। और रही बात ये जो इस तरह से घुमा देना ब्रश, वो तो खाली वो अपने लिए एक टाइम पास करके आ रहे हैं, जो खास करके छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है, जितने भी क्लिनिक पे हमारे पेशेंट्स आते हैं या जो हमसे पर्सनली मिलते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि बच्चों को ब्रश आप खुद कराइए। कम से कम 8 to 9 ईयर्स की एज तक तो आप खुद से चेक करिए कि आर दे डूइंग द ब्रशिंग और नॉट। ओके। एंड ब्रशिंग शुड बी डन आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। सुबह उठिए, देखिए रात में जब आप ब्रश करके सोए हो तो दांत साफ कर लिए ना, बिल्कुल। तो सुबह उठ के ब्रश कर क्यों रहे हो? वो हम ब्रश क्यों कर रहे हैं? हम 8 घंटे जो सोते हैं तो क्या हमारे मुंह में ड्राइनेस होती है, रात के 2 से 3 बजे हमारा सलाइवा एकदम बंद हो जाता है, तो वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होती लगती है। फिर वो धीरे धीरे 4 बजे से 4:30 बजे सो रहे होते हैं। ये उनके लिए जो लोग टाइम पे सोते हैं, रात 10 बजे सोते हैं, ये नहीं कि आप सो ही 11-12 बजे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे सलाइवेशन बढ़ने लगता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप अच्छे से रिंस करिए, और रिंस करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, हर किसी के घर में गैस है और हर किसी के घर में गीजर है। आप पानी गर्म करें, थोड़ा सा नमक डालें, कुल्ला कर लें। डायबिटिक हैं या अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो सेंधा नमक डाल लीजिए, सिंपल, ठीक है। आप रिंस कर लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, फिर आप ब्रश करिए। क्यों? क्योंकि एक तो आप ऑफिस जा रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो या आप कहीं ना कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, तो आपने जो भी खाया एक बार ब्रश करेंगे तो आपकी ब्रेथ अच्छी हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हो कि ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करना चाहिए लोगों को? ब्रेकफास्ट के बाद में ब्रश करना। अच्छा, 99% लोग तो पहले उठते ही ब्रश करते हैं। हाँ जी, सबको ही क्या है, ये एक पैटर्न बना हुआ है कि हाँ हमें उठना है सुबह और ब्रश करना है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टू गेट अप, ड्रिंक वाटर एंड देन रिंस। जो आपका गुड बैक्टीरिया है वो डाइजेशन में हेल्प भी करेगा। वेरी गुड, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ये तो आपने एकदम अलग लेवल की बात कर दी, जिसमें डिस्कशन अभी करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। दूसरा, जब आप ब्रश करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, तो एक तो आपने जो खाया वो क्लीन हो गया, आपकी ब्रेथ अच्छी हो गई, आप घर से बाहर निकलेंगे आपको फ्रेशनेस फील होगी, प्लस आपके जो फूड पार्टिकल्स वहां रुक गए हैं तो वो आपने ब्रशिंग करके पूरे क्लीन कर लिए। ओके, तो आपका एक ओरल कैविटी एकदम क्लीन हो चुकी है, क्योंकि आप नेक्स्ट मील जो आप खाओगे वो आप दोपहर में खाओगे। दोपहर में खा रहे हो, तो वो गैप बहुत ज्यादा है, ओके, ठीक है। अगर आप वही चीज ब्रश नहीं करोगे, आपने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद आपने सिर्फ सिंपली रिंस करके आप चले गए, तो जो आपका फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच में रह गए, तो वो आफ्टरनून तक का जो टाइम है
उसमें तो आपको फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो वो धीरे धीरे कैविटी कॉज करेगी। डॉक्टर, इसमें कितनी सच्चाई है कि हमें रात में डिनर करने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आफ्टर 15-20 मिनट्स, क्योंकि आपने जो खाना खाया है आपके मसूड़े बिल्कुल एक्टिव है उस समय पे। हाँ, कैसे? और जैसे ही आपने उसमें ब्रिसल्स लगाए ना, तो उनको चोट बहुत ज़्यादा पहुंचती है उस समय पे। तो हमें जब तक उनके शांत होने का वेट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत? देखो, मैं इस बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करूँगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मसाज आप पे गम्स में चोट लगेगी। देखिए, गम्स पे चोट लगना एक अलग बात हो गई कि वो तो आपकी ब्रशिंग टेक्निक पे है। आप बहुत हार्श ब्रशिंग करोगे तो डेफिनेट सी बात है, आप चाहे 1 घंटे बाद भी करोगे आपको लगेगी। बिल्कुल। हाँ, आपने जब खाना खाया है तो आपका ओवरऑल गट एक्टिव है। अभी आप एकदम से ब्रशिंग करोगे तो रिगर्जिटेशन होगा, मतलब वो फूड रिफ्लेक्स आने लगेगा। ओके, अच्छा। इसलिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप इमीडिएट बात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इमीडिएट बात नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो अब आपने मान लीजिए खाना खाया, वॉट एवर, इफ इट्स अ लाइट मील और अ हैवी मील, तो वो एटलीस्ट लेट इट सेटल डाउन इन द स्टमक। क्योंकि ये ना हो कि आपने ब्रशिंग की, अब आप टंग क्लीन करोगे। अब मान लीजिए आपने टंग क्लीन किया, ज़्यादा पीछे ब्रश चला गया, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग, यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। बिल्कुल। तो आपको वो नहीं चाहिए ना। हाँ। पता लगा खाना खाया, आपको रिवर्स रिगर्जिटेशन होने लगा, रिफ्लक्स होने लगा। तो ये भी, अब मान लिया आपने ज़्यादा एसिडिक फूड खाया है, हाँ। तो वो एसिड्स और ज़्यादा बाहर जाएंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा एटलीस्ट गैप दे दें, कम से कम 5-10 मिनट। अच्छा। चोट लगने का क्या है, वो तो अच्छा है ना आपके गम्स को। मतलब आपने खाना खाया, आपके गम्स एक्टिव हैं, अब आपने सॉफ्ट ब्रश कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे अगर आप मसाज कर दें गम्स पे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा डॉक्टर, अभी हम लोगों ने इस पे बात कर ली कैसे क्लीनिंग करनी, क्या करना है, तो हमने टूथ ब्रश पे बात कर ली। टूथपेस्ट कैसे चूज़ किया जाए? मार्केट में इस समय बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। टूथपेस्ट के नाम से एक तो इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कोलगेट आता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में पतंजलि भी चल रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, आदमी टूथपेस्ट कैसे चूज़ करे, प्लस व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन पतंजलि ये आपने, दंत कांति? हाँ ये जो सवाल है बहुत ही, मैं कहूँगा एज ए डेंटिस्ट बहुत टफ सवाल है कि कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट है। देखिए, एक ओवर द काउंटर टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है। आप कोई भी पेस्ट यूज़ करिए। आई नेवर एडवाइज पेशेंट्स कि ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है या ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो कोलगेट हो या क्लोजअप हो या दंत कांति है या बबूल पहले आता था, आपने नाम सुना होगा, डाबर बबूल। डाबर बबूल, बबूल बबूल, पैसे वसूल, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट ये सब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। एज ए डेंटिस्ट जब हमारे पास पेशेंट आता है या एज ए प्रोस्टोडोंटिस्ट पेशेंट आता है, हम सर्जरी करते हैं, तो उसके लिए अलग कंडीशन के लिए टूथपेस्ट बना हुआ है। अगर हम गम इश्यूज हैं तो उसके लिए अलग टूथपेस्ट है। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो पेशेंट पहले ही एक सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, आपने ब्रांड सुना होगा सेंसोडाइन, यूज करके आता है। नहीं, ये काम करता है। देखिए, काम ये करता है, आपका 2-4 हफ्ते आपको सोल्यूशन दे देगा, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज करना जो है वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि मेरे दांत में सेंसिटिविटी हो रही है, तो अब क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट होने लगा है, सेंसोडाइन हो गया या कोलगेट हो गया, या एक आजकल वो हो गया, ट्रेंड हो गया नमक वाला टूथपेस्ट हो गया, या चारकोल टूथपेस्ट आने लगे। तो ये सब मेरे लिए तो, मुझे तो लगता है ये ब्रांड गिमिक्स है, ठीक है। और ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी, चाहे वो मैं एज अ प्रोस्टोडोंटिस्ट बात करूँ या किसी भी डेंटिस्ट से आप बात करोगे, तो उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बट ठीक है, ये तो बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ये ओवर द काउंटर है, आपको हर जगह मिलेंगे। बट शेड्यूल एच प्रेस्क्राइब ड्रग्स भी हैं, जो पेस्ट आती हैं, जो ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ही मिलती हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कंडीशन स्पेसिफिक होती हैं। तो जब आप सेंसोडाइन यूज करके आ चुके होते हो तो इसका मतलब है कि अब वो सेंसिटिविटी के बियॉन्ड जा चुके हो, आपको दर्द हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए किसी को सेंसिटिविटी है, नहीं दांत में सड़न है, उसको सेंसिटिविटी ज़्यादा है या वो उसके इनामल वीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीमिनलाइजिंग जेल एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। अच्छा। ताकि वो उनका जो इनामल है, जो रिमेनिंग इनामल है, जो वीक हो गया है या डेंटिन एक्सपोज हो रहा है, रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम रीमिनलाइजिंग जेल एडवाइस करते हैं, ताकि उनका जो रिमेनिंग इनामल है या जो डेंटिन है वो रीमिनलाइज हो जाए, हार्ड हो जाए, ताकि वो पेशेंट की सेंसिटिविटी कम हो जाए। अब ये आपको जनरली किसी मेडिकल स्टोर पे ऐसे नहीं मिलेगा, या अगर आपको किसी भी ओवर द काउंटर मॉल में या हाइपर मार्केट्स में नहीं मिलेगा। ठीक। रही बात दंत कांति की,
ठीक है, आयुर्वेदिक है, इट इज गुड, वन शुड यूज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एज वेल। अब तो आजकल गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट कर रही है आयुर्वेदा को, बट आप स्पेसिफिटी देखो, अगर आपको सेंसिटिविटी है या अगर आपको कैविटी हो रही है तो आप फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करिए। ठीक, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड का यूज करिए, चाहे वो जेल फॉर्म में यूज करिए, चाहे वो पेस्ट फॉर्म में यूज करिए, बट देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रांड। हाँ, डेफिनेट सी बात है, कोलगेट बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, उन्होंने मार्केटिंग की हमेशा शुरुआत से। हर आदमी पहले लाल और सफ़ेद पेस्ट आती थी, नहीं उसके पहले भी पाउडर आता था। पाउडर आता था, क्योंकि लोग इंडिया में दातुन यूज करते थे या वो गुल और मंजन यूज करते थे, इसलिए कोलगेट को वो निकालना पड़ा, जो मुझे लगता है। नहीं तो दातुन अभी भी लोग यूज करते हैं, कुछ लोग करते हैं, हम्म, ठीक है, मैंने बोला ना, इट्स एन हर्बल ऑप्शन। दातुन अपने आप में एक नेचुरल हर्ब हो गया ना भाई, सीधा आपने नीम की डंडी तोड़ी और आपने मुंह में रख लिया, बट इट विल नॉट गिव यू दैट लेवल ऑफ मेडिसिनल इफेक्ट जो आपको रिक्वायर्ड है एक ट्रीटमेंट के दौरान। आप रूटीन यूज़ में नहीं अवेलेबल है आपके पास ब्रश या पेस्ट, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नीम के पेड़ भी कितने दिखते हैं, पहले तो ऑप्शन ही यही था इंडिया में, पर अब तब तो लोग लगाते भी थे नीम के पेड़, इसीलिए लगाते ही थे, यूज़ करते थे लोग। बट अगर समय के साथ हो सकता है दातुन से चोट भी लग जाए, क्योंकि लोगों को यूज़ नहीं करना आता। हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लोग यही यूज़ करते रहे, ग्रैंड पेरेंट्स ने, बट प्रॉब्लम्स तो समय के साथ उनके साथ भी आई हैं, एज स्पेसिफिक डेंटल इश्यूज तो आएंगे ही। नहीं, टूथपेस्ट का एक बेनिफिट ये भी रहता है ना कि आपकी थोड़ी सी ब्रेथ भी लोगों की ठीक हो जाती है। डेफिनेट सी बात। लेकिन बैड ब्रेथ के रीजंस क्या हैं? देखिए, बैड ब्रेथ की बात कर रहे हो तो बैड ब्रेथ सबसे पहले तो टंग क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। टंग जो है वो बैक्टीरिया को बहुत हार्बर करती है, मतलब वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप टंग क्लीन नहीं करोगे तो आप टंग क्लीनर यूज़ करिए। बहुत सारे ब्रशेज में ही स्क्रबर्स लगे होते हैं बैक साइड पे, अगर आपने देखा हो। इसमें भी है, इसमें है ना, तो ये बेसिकली टंग क्लीन करने के लिए होता है। इफेक्टिव है, होता है कम लग तो इफेक्टिव है ही, लेकिन जिनको थोड़ी गुदगुदी होती है वो नहीं यूज कर पाते हैं इसको। अब उसको वो गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, उनको जबान पे पीछे की तरफ कुछ भी टच होता है तो उनको वॉमिटिंग सा फील आता है। हाँ। तो उनके लिए भाई आप कॉपर के टंग क्लीनर्स आते हैं जी, जो आपने देखा टोंग्स टाइप होते हैं, जीवा टाइप जो बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं टंग क्लीन रख के। अगर आपको फिर उसके बाद वाले टंग, कई पेशेंट्स होते हैं उनके दांत भी साफ होते हैं, टंग भी क्लीन होती है, तो हो सकता है उनके गम्स में इश्यू हो। ये तो बैड ब्रेथ का रीज़न, अगर टंग भी आदमी क्लीन कर रहा है और उसके दांत भी साफ है, अच्छे से सही करता है, फिर भी अगर उसको बैड ब्रेथ है तो क्या उसको अलार्मिंग है उसके लिए? ये डेफिनेट सी बात है। उसको हम लोग बोलते हैं, अगर हमारे साइंटिफिक टर्म में बात करें तो हेलिटोसिस एक कंडीशन होती है। अच्छा, बहुत सारे सिस्टमिक इश्यूज हैं, मान लीजिए स्टमक क्लीन नहीं होता है या आपका मुंह में ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में भी बैड ब्रेथ होती है। जितना मुंह ड्राई रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ बैक्टीरिया हावर होगा। हर चीज़ में ओवरऑल देखिए मुंह में बैक्टीरियाज हैं, अगर उनको ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि वो ग्रो करें वहाँ पे बैक्टीरिया, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो समय के साथ आपको वहाँ बैड ब्रेथ का इशू स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप घर में किसी को नोटिस करो, कोई ना कोई कहता है कि मुझे बहुत मुंह में ड्राई लग रहा है, या कई पेशेंट्स होते हैं या कई लोग होते हैं जिनको अल्सर बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि दांत शार्प हो गया, बोलते हैं ना दांत तीखा लग रहा है कहीं चुभ रहा है, ऐसा नहीं, दांत शार्प हो गया, वो बेसिकली आपका ओरल कैविटी ड्राई हो रही है, आपका सॉफ्ट टिश्यू जो ओरल म्यूकोजा है वो ड्राई हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कट जा रहा है या बैड ब्रेथ भी आ रही है। अच्छा, ओरल कैंसर के रीजंस क्या क्या होते हैं? एक तो जो लोग टोबैको बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल। एक का मैं स्टडी पढ़ रहा था कि टोबैको का जो खाते भी हैं एक साइड रख लेते हैं उसको जी। एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि एक साइड मत रखो उसको, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे टोबैको तो बदलते रहो अपनी स्पेसिंग। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा, पहले तो आप एजुकेट करो ओरल कैंसर पे, बिल्कुल, फिर उसके बाद आप आना कि ये टोबैको से कितना बुरा स्थिति होती है, कुछ लोगों का मुंह भी नहीं खुलता है। नहीं, बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। ये ओरल कैंसर, पहली चीज़ तो अगर कोई टोबैको च्यूअर है तो किसी भी सूरत में आपको ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप यहाँ रख रहे हो तो यहाँ रख लो तो टोबैको नहीं, कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर अगर आप खा रहे, हाँ ये ज़रूर है, ये हो सकता है कोई मुझे बोल सकता है या आपको कह सकता है कि मैं तो इतने सालों से खा रहा हूँ, मुझे तो नहीं हुआ, या इन्होंने तो इतने साल से खाया, इनको कुछ नहीं हुआ, ये तो इनकी डेथ के रीजंस तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, पर किसके ट्रिगर होंगे ये नहीं जानते हम, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि कैंसर की, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में डेफिनेट सी बात है कैंसर सेल्स ट्रिगर हो ही जाएंगे। तो टोबैको तो बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है। जो लोग पान मसाला खाते हैं प्लेन सादा, आपने सुना होगा नाम, रजनीगंधा है, दुनिया जान के आते हैं, तो खाना तो वो भी नहीं है।
हाँ, ये कहना कि भाई अब कोई पेशेंट आया वो कह रहा है मुझसे कि मैं 10 पैकेट दिन में खाता हूँ, अब मैं उससे कहूँ कल से मत खाओ, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो हमें धीरे धीरे उसको छुड़वाना पड़ता है। क्या ऑप्शंस हैं इसके कुछ मार्केट में? एक निकोटीन तो टैबलेट्स वगैरह आती निकोटीन है, टैबलेट्स आती हैं आजकल, तो पान मसाला फ्लेवर में भी टैबलेट्स आने लगी हैं, लोग अवॉइड खाने अच्छा, मैंने लगे सुना है हैं, माउथ वॉशेस भी आने लगे हैं इन फ्लेवर्स में कुछ लोग करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें ना बेसिकली सीजेशन के लिए हैं कि पेशेंट को एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए काम चल जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने टोबैको छुड़वाया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने बहुत एडवाइस किया फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। या आप स्मोकिंग कह लीजिए, अगर आप टोबैको चूअर हैं और साथ में स्मोकिंग करते हैं तो आप ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, मरने के लिए। बिल्कुल। और अगर आप गलती से साथ में ड्रिंकिंग करते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, वो एड ऑन इफेक्ट है। अगर आप बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो ड्रिंक करते हैं साथ में स्मोकिंग करते हैं, तो वो तो अपने म्यूकोजा पे, मतलब आप ये समझ लीजिए जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारा ओरल हेल्थ है, उसको एकदम फुल स्पीड से डेट्रीमेंटल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए डैमेज तो कर ही रही हैं। दूसरा, जो लोग पान खाते हैं, हाँ, या सादा खाते हैं पान, या जो लोग चूना लगा के खाना खाते पान खाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें ओरल कैंसर के कारण हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आज सिर्फ पान खा लिया जाए तो? नहीं, देखिए अगर आप पान खाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पान का पत्ता खाइए, उसमें वो तो हर्बल है बिल्कुल। हाँ, पान का पत्ता खाना, उसमें लौंग और इलायची डाल के खाना अलग बात हो गई। पर वही पान के पत्ते में आप एक कत्था भी लगा लो, फिर आप तंबाकू भी डाल लो, फिर आप चूना भी लगा लो, तो वो तो फिर डेंजरस है। ओके। पान का पत्ता आप घर में उगाइए, नॉर्मल उठा के तोड़ के खा लीजिए। लोग तुलसी भी तो तोड़ के खाते हैं ना, उससे कोई कैंसर थोड़ी ना हो रहा है, वो तो हर्बल, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तुलसी की। वही सेम चीज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है पान की भी, बट लोगों ने अब उसको चेंज कर दिया। लोगों का मुंह क्यों नहीं खुलता है इतना उसकी वजह से? देखिए वो एक प्रॉब्लम है, कंडीशन होती है, OSMF बोलते हैं, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। बेसिकली जो हमारा मसूड़ा है, जो गाल है अंदर, मसूड़े तो दांत के चारों ओर हो गए, जो बाकी गाल है अंदर से, वो सॉफ्ट होता है। ओके। बट जब हम पान मसाला खाते हैं, या अगर कोई जना स्मोकिंग कर रहा है, या टोबैको च्यूअर है, या जैसे जो आपने कहा एक तरफ रख लेते हैं, वो बेसिकली जो रखना होता है उसको क्विड कहते हैं, वो एक तरफ दबा के रख लेते हैं, खैनी खाते हैं जो लोग, तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो जाती है मुंह में, तो हार्ड हो जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, वो हार्ड होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे मुंह कम होना लगता है खुलने का। या आप ये कहें कि इनिशियल स्टेजेस में पहले उसको मिर्ची लगती है, कोई भी चीज़ तीखी खाएगा, वो हल्की भी तीखा खाएगा तो उसको कहेगा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मुझे मुंह में मिर्च लग रही है। फिर उसके बाद होता है मुंह खुलना कम होता है। फिर तीसरा होता है कि वाइट पैचेस आपको दिखने लगेंगे मुंह में। आजकल बहुत कॉमन है, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ओरेस्मेफ हो गया, तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब बहुत, मैंने ये समझ लिया कि हर दिन एटलीस्ट 1 से 2 पेशेंट आपको दिख जाएंगे जिनको ये सारी इश्यूज हैं। और जब वो मुंह कम खुलता है तो फिर वो मुंह फुला भी कम पाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी वाइफ्स बोलती हैं कि ये हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, ये नहीं खा पाते, या उनका जब हम डेंटल ट्रीटमेंट करने लगते हैं, वो आए नहीं होते इस प्रॉब्लम के लिए, वो आए किसी और चीज़ के लिए होते हैं। बट जब वो हम उनका डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं मुंह खोलो, तो उनका मुंह नहीं खुलता। अच्छा, किसी को अगर टेस्ट करना हो कि मेरा मुंह कितना सही है, तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कम से कम 3 फिंगर आपके मुंह में आराम से जानी चाहिए। आप सिंपल मिनिमम 3, अब 4 जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करूं? 21 mm कम से कम मुंह खुलना चाहिए, आँख है आँख, बहुत बढ़िया, ठीक है ये बिल्कुल कोई इशू नहीं। आप तो ऐसे भी नहीं खाते, आपके दांत ही बता रहे किसी हैं। एक को अगर, क्या सिर्फ ये टोबैको की वजह से ही मुंह बंद होना शुरू होता है या इसके और भी रीजंस होते हैं? नहीं, ये तो एक तो मेन सबसे बड़ा रीजन यही है। लोग तो मैं नॉर्मली कैसे बंद होगा। अच्छा, एक और भी है कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा इलायची खाते हैं या लौंग मुंह में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे फ्रिक्शन कॉज करने लगता है। तो उससे भी OSMF इंड्यूस हो जाता है, पर वो बहुत ही माइल्ड लेवल पे रहता है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, बट स्टिल अगर कोई भी चीज आप ऐसी खा रहे हो जो हार्ड है और मुंह में फ्रिक्शन कॉज कर रही है, तो आपके गाल को कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा रही है, तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपका काम बेसिकली, आपने मुझे शुरुआत में बताया कि आप प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं जी। किसी को कोई दिक्कत हो मुंह में तो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने का काम आपका है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है जी, किसी का कान कट गया उसमें जी, या किसी के दांत और जबड़ा पूरा निकल गया या टूट गया, जी। तो उस समय पे आपकी ड्यूटी उस समय क्या है? आप एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट आप उसमें क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए, एक तो सिचुएशन ये है कि वो डायरेक्टली एक्सीडेंट साइट से हमारे पास आया है, तब तो पहला काम हमारा ये है कि अगर वो सीवियर कंडीशन है तो हमें रेफर करना है। हाँ। डेफिनेट सी बात है। होता क्या है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, या जैसे कभी कोई घर में खेल रहा है, गिर गया, तो बच्चे होते हैं गिर जाते हैं, उनका दांत गिर गया, तो हर आदमी डेंटिस्ट के पास जाता है। ठीक,
हाँ, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो हमें डेफिनेट सी बात है हॉस्पिटल में रेफर करना है, तो क्योंकि इनिशियली तो हमें उसकी केयर वो करनी है जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पे फोकस उसकी लाइफ है, दांत नहीं है, ठीक है ना, तो हम पहले तो रेफर कर देंगे। अब बात आती है कि भाई हीलिंग हो गई, अब हमें रिहैबिलिटेशन करना है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस सिचुएशन में, मान लिया जबड़ा चला गया है तो फिर हमें उसका रिहैबिलिटेशन करना है पूरा, फिर तो स्टेप्स हैं उसके करने के भी, हमें नाप लेना है, हमें स्कैन करना है। अब तो हम लोग सब डिजिटल कर रहे हैं, तो उसका स्कैन लेंगे, उसको लैब में भेजेंगे, वहाँ से उसका जॉ बन के आएगा, फिर उसको वर्टिक अपना चेहरे की हाइट चेक होगी, फिर दांत लगा के उसको दिखाएंगे। या मान लीजिए कान ही डैमेज हो गया है तो हम यहाँ तो नहीं बनता है, हम लोग दिल्ली से बनवाते हैं और एक मुंबई में लैब है, वहाँ से बनवा के लैब मंगवाते हैं। तो उसमें यह है कि हम उसका स्कैन करते हैं। तो अब क्या है कि अब तो टोटली डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो वी डोंट नीड टू टेक फिजिकल इंप्रेशंस, सब स्कैन करके हम मंगवा लेते हैं। चलिए अच्छा है, तो नई जिंदगी की तरह है। अच्छा डॉक्टर, हम ना अपने सारे गेस्ट के साथ ना एक मिथ वर्सेस फैक्ट का रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बिल्कुल। आप उनका वन वर्ड आंसर दे सकते हैं, अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो तो वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं जी। एक तो पहला तो है कि ब्रश जोर से करने से दांत ज़्यादा अच्छे साफ होता है। बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से ब्रश करें, 2 मिनट लेके ब्रश करें और जो तरीका बताया उसको फॉलो करें। ठीक है। शुगर ही कैविटीज़ का सिर्फ एक रीज़न होता है? ना, आप मीठा भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, सबसे दांतों में सड़न होती है। आप मेनली दांतों में सड़न दांत को ना साफ करने की वजह से होती है, या कुल्ला ना करने से वजह से होती है, जो किसी से आपने खाना खाया, चाहे आप मीठा खाओ चाहे वो नमकीन खाओ, पर आप रिंस जरूर करो। मैं अपने किसी भी पेशेंट से ये नहीं कहता कि मीठा ना खाओ, और बच्चे आते हैं मैं तो बिल्कुल कहता हूँ घर जाओ आराम से खाओ, जो खाना है खाओ, बट डू द ब्रशिंग। ओके। माउथ वॉश ब्रशिंग को रिप्लेस कर सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्रशिंग का अपना काम है, माउथ वॉश का अपना काम है। माउथ वॉश जो होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से ये कह लीजिए कि सरफेस के टेंशन को बढ़ा के उसको क्लीन करते हैं, या दांतों के बीच में कुछ फंसा है तो उसको क्लीन कर देंगे। पर ब्रशिंग को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, रात में अगर मैं ब्रशिंग ना करूँ और वो माउथ वॉश यूज़ कर लूँ तो काम चल जाएगा? फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ओके। दूसरा कि विजडम टूथ सबको निकालना ज़रूरी होता है? ना, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप निकलवाइए, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मत निकलवाइए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर वो नहीं इरिटेट बहुत कर सारे रहा है ऐसे तो... पेशेंट्स हैं, नहीं कोई दिक्कत होती, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो सूजन लेके आते हैं। तब हम उस सिचुएशन में उनको बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि हाँ इधर का भी इशू है और दूसरी साइड में भी इशू है, या ऊपर भी इशू है, और आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। तब हम अगर एडवाइस कर रहे हैं आप हटा दीजिए तो अलग बात है। अच्छा। बट सबको हटवाना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, स्केलिंग कराने से दांत हिलने लगते हैं? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दांत हिलते इसलिए हैं क्योंकि वहां पे इतना कैलकुलस डिपॉजिट हो चुका होता है कि वो दांत कैलकुलस की वजह से रुका है। देखिए, पहले जब गंदगी होती है तो वो नरम होती है, जब वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है तो वो दांत के अंदर जो हड्डी से जुड़ा है उस हड्डी को इन्फेक्ट करने लगती है। प्लाक उतना डेंजरस नहीं जितना कैलकुलस डेंजरस है। कैलकुलस जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया को हार्बर करता है, रोक के रखता है वहाँ पे, और वो अंदर की हड्डी को गला देता है। अच्छा। पर दांत तब भी वो स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो एकदम एक तरीके से दांत को आपस में जोड़ देता है, पत्थर जैसा हो जाता है, एकदम हार्ड। पर जब वो साफ होता है तो पेशेंट कहता है मेरे दांत हिल गए। ऐसा नहीं है, वो दांत साफ करने की वजह से नहीं हिला है, वो बेसिकली गंदगी हट गई, तो वो जो आपस में वो गंदगी ने एक बाइंड कर रखा था दांत को, वो हट गया, उसकी वजह से। तो इससे प्रॉब्लम होती है। ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए नहीं? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़े इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको देखने में या कहीं बात करने में सोशली डजंट लुक गुड, वी वोंट बी एबल टू सोशलाइज। मतलब अब मेरे ब्रेसेस लगे हो तो मैं डेफिनेटली बात करने में अजीब, उसके लिए अलाइनर है। अलाइनर बहुत अच्छी चीज़ है और ओके, ट्रांसपेरेंट है, दिखते नहीं है, आप आराम से खा पी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस हाँ ये कि और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट, ब्रेसेस में फूड रिस्ट्रिक्शंस तो आते हैं थोड़े बहुत, अलाइनर में क्या आपने उतार के आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, एक और मैं तो ये बहुत सुनता हूँ कि अगर पेन नहीं है इसका मतलब कैविटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेन नहीं है, कैविटी तो हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कैविटी है तो पेन हो। कैविटी देखिए, मैंने आपको बताया दांत के 3 सतह हैं, एक एनामल है, एक डेंटिन है, एक पल्प है। पल्प हॉलो है, अंदर ब्लड है, वेसल्स हैं, नर्व्स है। जब तक सड़न सिर्फ एनामल में है तो आपका सिंपल फिलिंग से काम हो जाएगा। अगर डेंटिन इन्वॉल्व है तो आपको सेंसेशन शुरू हो जाएगा, हो सकता है पेन ना हो, पर जब डीपर लेयर ऑफ डेंटिन में जाएगा, पल्प के करीब आ जाएगा तो आपको पेन शुरू हो जाएगा, और जनरली पेशेंट इस स्टेज पे आता है। अच्छा, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम सिर्फ पेट होता है?
ना ऐसा नहीं है। आपको भाई ओरल कैविटी साफ नहीं है तो बेड ब्रेथ तो आएगी, सी बात है। मिल्क टीथ का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होता? बिल्कुल ज़रूरी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपका दांत सड़ रहा है और आपने कहा कि नहीं ये तो दूध का दांत है, परमानेंट टीथ नहीं है, इसको निकलवा देते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने देखिए दांत का निकलने का एक पैटर्न है, वो 2 साल से लेकर के चलता रहता है 14 साल, 15 साल, 16 साल तक, और हर एक एज है उसमें उस पर्टिकुलर टूथ का इरप्शन होता है। अगर वो मान लीजिए आपके आगे के 2 दांत हैं, आपके जल्दी एज में ख़राब हो गए, 2-4 साल 5 साल में ख़राब हो गए, आपने हटवा दिए, पर अगर जो परमानेंट टीथ है उसको आने में टाइम है, तो जो वो परमानेंट टीथ आएगा वो तो उसका एक पैटर्न है ना कि वो उसके पीछे से आता है, जड़ गलती चली जाती है तो सिर्फ ऊपर का दांत का हिस्सा बचता है। अब आपका वो दांत तो है नहीं वहाँ, तो वो टूथ तो फ्रीली मूवेबल है, कहीं भी जा सकता है। तो टेढ़े मेढ़े दांत निकलने के बहुत मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। और मान लीजिए इन्फेक्शन अंदर रह गया तो जो आपका परमानेंट टीथ है उसको भी डैमेज कर देगा वो, तो ऐसा नहीं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर कोई दांत टूटा है, हाँ जी, उसमें अगर आप बार बार टंग लगाते जाओ तो आपका दांत टेढ़ा निकलता है? ऐसा नहीं। हाँ, टंग प्रेशर, अब ये टंग की बात करें तो जो लोग टंग थ्रस्टिंग करते हैं, जैसे इस तरह से धक्का मारते हैं, या जो लोग मुंह खोल के सोते हैं, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, उनमें दांत टेढ़े मेढ़े होना या मुंह आगे के दांत बहुत बाहर आ जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, स्नोरिंग में दांतों का कोई रोल नहीं होता है? बिल्कुल होता है, होता है? बिल्कुल होता है। डेंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है स्नोरिंग को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। हाँ। देखिए स्नोरिंग क्या है, एक तो है बहुत ही बेसिक स्नोरिंग, या मैं ये कहूँ कि भारत में ना 2 किस्म के लोग हैं जो स्नोरिंग को, मतलब जो स्नोरिंग का सोचना है, कि एक तो वो लोग हैं जो खराटे आते हैं उसको मजाक में लेके छोड़ देते हैं, दूसरे वो हैं वो ये सोचते हैं कि एक मशीन है जो आपको लगा के सोनी पड़ेगी। पर इन 2 के बीच का जो फासला है वो डेंटिस्ट के पास सोल्यूशन है। अगर आपको बहुत हल्की स्नोरिंग है तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने लेफ्ट साइड करवट करके सोएं। अगर उससे सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है। अब स्नोरिंग हो क्यों रही है? जब भी आप सीधा सोते हैं, तो जब हम सीधा सोते हैं तो हमारी टंग फॉल करती है पीछे की तरफ, ठीक। और अगर आपका जो एयरवे पैसेज है वो छोटा है, या आपका ये कह लीजिए कि आपका डेवलपमेंटली वैसा है, और जब टंग फॉल करता है तो वो स्पेस क्लोज करता है और वो एरिया कम है, तब जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो एक आपने देखा होगा यूवला जो हैंग करता है हमारे तालू में पीछे, आपको दिखता होगा, तो वो जब वाइब्रेट करता है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, तो दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पीछे के दांत नहीं है, आपका माउथ ओवर क्लोज हो रहा है। जनरली क्या होता है, पीछे के मान लीजिए इधर के भी नहीं है, इधर के भी नहीं है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी पीछे के दांत नहीं है। मैं पीछे के दांत की बात करूं तो मतलब आपके प्रीमोलर और मोलर नहीं है, तो क्या होगा, एक तो वो स्पेस वैसे ही क्लोज हो रहा है टंग की वजह, टंग फॉल कर रही है तो, और दूसरा कि वो स्पेस और कम हो गई क्योंकि पीछे के दांत नहीं है तो मुंह ज़्यादा बंद हो रहा है, ठीक। तो वो स्पेस कम हो गई, तो जब भी आप सांस लेंगे, नींद में जब आप सांस लेंगे तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो डिस्कम्फर्ट होता है। तो एक तो ये हो गया स्नोरिंग। यहाँ तक प्रॉब्लम है, सिर्फ साउंड क्रिएट हो रहा है, फिर भी एक्सेप्टेबल है। आपको एक डिवाइस दे सकते हैं हम, उसको आप पहन के रात में सो सकते हैं। आप डिवाइस यहाँ की है, ये कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है। वो क्या करता है, ये मैंडिबल को आपका आगे ले आता है। ये जो नीचे का जबड़ा है ये आप देखें, इसको ये आगे ले आएगा। तो जब ये आगे लाएगा तो टंग आगे पोजीशन रहेगी, तो जब टंग आगे पोजीशन रहेगी तो आपको पीछे एयरवे पैसेज आपका खुला रहेगा, ओके, तो स्नोरिंग नहीं होगी। एक तो ये डिवाइस होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों में, जैसे जो उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होने लगती है, या जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है, तो वो जब डिप करती है तो उस समय क्या, उससे प्रॉब्लम क्या आती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है जब पेशेंट सुबह उठता है, ये जो भी मान लीजिए इसको स्नोरिंग है, वो सुबह उठ रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरा सर भारी रह रहा है, फॉगी फील हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ट्रेंड हो गया कि ब्रेन फॉग हो रहा है, ठीक है ना। तो वो हम स्नोरिंग के इशू को तो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, पर हम ब्रेन फॉग के लिए कैफीन और ये सब एडवाइस करते हैं। ऐसा नहीं। आप सुबह उठ रहे हैं, आपको दिन भर नींद सा लग रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तब आप आ रहे हो स्लीप एपनिया की कैटेगरी में। तो अब जो बात कर रहे थे स्लीप एपनिया की, तो स्लीप एपनिया को इग्नोर करने वाला नहीं है। जो लोग आपने देखा होगा रात में सोते सोते स्ट्रोक आ गया या हार्ट अटैक आ गया, वो स्लीप एपनिया का बहुत रोल होता है उसमें। मतलब अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आप एकदम इग्नोर ना करें। आप सो के उठ रहे हैं, आपको हेडेक लग रहा है, सर भारी लग रहा है, जॉ हैवी लग रहा है, या आपको दिन भर चिड़चिड़ापन लग रहा है,
या ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा, गाड़ी चलाने में भी नींद आ रही है, तो आप नोटिस करें, अपने पार्टनर को बोलें या घर में जो भी आपके साथ सोता है या कोई नहीं भी सोता है तो उसको बोलें कि 1-2 दिन मेरे साथ देखें, तो ऑब्जर्व करें। अगर बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो रही है और नींद में स्नोर करते करते नींद खुल जा रही है तो उसको एकदम इग्नोर करने वाला नहीं है वो, तो फिर आपको स्लीप टेस्ट कराना है और डिवाइस, पहले तो डिवाइस पहने, डिवाइस से सोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना स्लीप टेस्ट करा करके डॉक्टर से सलाह लें, फिजिशियन से मिले, वो आपको एडवाइस इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई इसमें। जी तो बिल्कुल। अच्छा, एक के चारकोल टूथपेस्ट जो होता है वो टीथ को नॉर्मली वाइट, मतलब नेचुरली वाइट कर देता है। ये कह लीजिए कि पहले लोग चारकोल से साफ करते थे, फिर एक ब्रांड आया, हाँ, उसने चारकोल को हटाया और अब वही ब्रांड ने सबसे पहले चारकोल लॉन्च कर दिया। तो ये तो मार्केटिंग गिमिक हो चुका है आजकल। ओके। ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल ब्रशिंग करिए। देखिए, दांत सफ़ेद किसी भी ब्रश पेस्ट से करने से नहीं होते हैं। दांत एक नेचुरल कलर है, अगर आपको वो येलोनेस नहीं पसंद है तो आप टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टीथ वाइटनिंग नहीं करानी तो जो नेचुरल दांत है वही अच्छा है। च्युइंगम जो है वो ब्रशिंग का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली वो ओरल कैविटी को क्लीन रखने में शुगर फ्री जो च्युइंगम्स आते हैं वो हेल्प ज़रूर करती है, थोड़ी बहुत। तो ऑलमोस्ट हमारा तो सारी बात हो गई, ऐसे तो हम लोग बात बहुत लंबी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट में से अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को आप कहना चाहें कि वो अपने साथ रख सकता है दिमाग में, ऐसा क्या होगा कि जिससे उसके दांत अच्छे रहे? बिल्कुल, 2 चीज़ें अगर आपको सम अप करके एक चीज़ बतानी हो तो। बहुत ही बेसिक चीज़ है। पहली चीज़, दिन में 2 बार ब्रश करें। आप सुबह एक बार, जैसा आपने कहा दिन में तो एक बार हो पाएगा, ठीक है, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक बार दिन में, और एक बार रात को डिनर के बाद सोने से पहले करें। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि आपको माउथ वॉश यूज़ करना, ठीक है ना, आप बहुत ही सिंपल तरीका है, घर में गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। इतना बेसिक करें, आप बहुत सारे डेंटल इश्यूज से अपने आप को बचा सकते हैं। ये नहीं कह सकता कि उसको इग्नोर किया जा सकता है या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी, समय के साथ ज़रूर आ सकती हैं, ना आए बहुत अच्छी बात है, पर आप उनको डिले कर सकते हो। और जितना, और कुछ भी खाएं, एटलीस्ट उस एक बार 2 मिनट रिंस ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके टीथ मुझे क्लीन रहें। पूरे पॉडकास्ट में समझ में आया कि ये सब के साथ साथ डेंटिस्ट को सीरियसली लेना शुरू करें और उनको एक रेगुलर इंटरवल पे ज़बरदस्ती भी दिखाते रहें। जबरदस्ती क्या, उसको रूटीन बना ले, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ले, कि जैसे क्या है कि 40 साल की एज के बाद लोगों ने आजकल एक अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया कि हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी ही है, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इन द सेम वे कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मिडिल एज है, चाहे वो यंग एज है, एडोलेसेंट है, आप किसी भी एज में हैं, आप एक रूल बना लें कि हाँ, एटलीस्ट 8 से 10 महीने में मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मैं एक डेंटिस्ट को जरूर दिखाऊंगा। उसका सिंपल लॉजिक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर आपकी फीस मान लीजिए 1000 रुपए भी है जी, अगर आप उसको रेगुलर इंटरवल 8-8 10-10 महीने पे दिखाते हो तो आपके 2000 4000 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया अपनी प्रॉब्लम को, वो 2x 5x और 10x कब हो जाएगा, ही होगा वो, फिर वो कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, फिर तो आप लाखों देने के लिए भी तैयार होगा, डॉक्टर ये ठीक कर दो बस। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। और डेंटल ट्रीटमेंट को हमेशा कहा गया, जितना जल्दी दांतों का उपचार कराएंगे उतना कम खर्चा और उतनी कम ट्रबल होगी आपके लिए। क्योंकि अभी मुझे पता चला कि दांतों से हार्ट की प्रॉब्लम भी है, दांतों से कान की प्रॉब्लम, मतलब एक तो किस्सा था, एक ऐसे मैं सुन रहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उनको दिन में 16-16 घंटे तक अपने कानों में आवाज सुनाई देती थी दांतों की वजह से। बिल्कुल, ये तो ब्रक्सिज्म बोलते हैं इसको, दांत किटकिटाना बोलते हैं इसको। आप ये कह सकते हैं कि उनको इनवॉलंटरी मूवमेंट है, पता भी नहीं चल रहा, पर वो दांत किटकिटा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको अपनी सोसाइटल टेंडेंसीज आ रही हैं कि यार मैं मर ही जाऊँ इससे अच्छा। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये स्ट्रेस रिलेटेड है। स्ट्रेस से बहुत सारे डेंटल इश्यूज हैं, आपके जबड़े का दर्द, आपके दांतों का दर्द, स्ट्रेस में आपके गम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा भी है। अच्छा, आजकल क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं और इनकी वजह से बहुत सारे डेंटल इश्यूज भी हैं। जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो आप दांत किटकिटाएंगे, हो सकता है आपके मुंह में ड्राइनेस हो। मुंह में ड्राइनेस होगी तो मैंने आपको बताया, लिस्ट ऑफ इश्यूज बता चुका हूँ मैं, क्या क्या इश्यूज आएंगे। लोग स्ट्रेस में पान मसाला खाना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, स्टेनिंग होने लगती है दांतों में, और तो वो सब कुछ आपस इंटर रिलेटेड है। तो जितना आप, अब मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके दांत किटकिटा रहे हो, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे वो आपको सोल्यूशन देगा। आप माउथ गार्ड पहनो, कम से कम दांत तो बचाओ। तो मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आगे चल के कुछ टाइम बाद हम एक
दूसरे टॉपिक को भी लेके आए, थोड़ा सा और डीपर जाएंगे इसमें, बिल्कुल, है ना। आपका समय मिल जाएगा तो और ही अच्छा है फिर तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। thank you for inviting me once again, Thank and it was great having a discussion regarding the dental issues. किसी ने तो कम से कम सोचा डेंटिस्ट को भी कि डेंटल इश्यूज को कैसे हम पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। नहीं, मैं ये देखता हूँ ना, आप कितने सेल्फलेसली काम करते हो। कभी कभी मैं देखता हूँ आप कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जाके फ्री सैम्पलिंग, मतलब आपके पास जो लोग आते हैं आप उनको कहते हो यहाँ फ्री सैम्पलिंग करो, आप डेंटल चेकअप्स भी करते हो, मैंने देखा है, उसका आप कोई चार्ज नहीं करते। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपके में ठीक लगी कि आप सिर्फ कमर्शियल्स पे नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी करते हो। मुझे लगा कि इस चीज़ को आगे लेके आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक रीज़न है मेरा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जो हर स्पेशलिटी को लेकर हैं, पर डेंटल स्पेशलिटी को लेकर के पॉडकास्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। तो खैर आज मौका मिला। नहीं, बहुत अच्छा। और इस पॉडकास्ट में तो मैंने ओवर हाइप किया भी नहीं है कि आप कितने बड़े बड़े लोगों को ट्रीट करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये वो सब करूंगा तो देखिए, ये तो फिर एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीज़ है, मैं इसमें आप ना बुरा माने। देखिए क्या कहते हैं, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उतना तुमने जरूरत भी नहीं पड़ी करने की, कि नॉलेज ही काफी है उस चीज। बिल्कुल पब्लिक अवेयर होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा और मेरी पूरी टीम का एम सिर्फ एक है कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाएं जिनसे आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, और हम चाहते हैं कि ये इंडिया के अलग अलग कोने तक लोगों तक पहुँचे। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि किसी और की हेल्प हो पाए और हमें आगे ग्रो करने में ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।